आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे विषय को लेकर संवाद करने जा रहा हूं जिस विषय पर कहीं ना कहीं हमें बात रोजाना करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में आप जानते हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक तौर पर गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। लिहाजा आप जानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो कोविड का मसला है ये पीछे हो गया है। ऊपर से इसमें घी या नमक या कैटलिस्ट की भूमिका इसमें अदा की है। कहीं ना कहीं उन आंकड़ों ने जो कि सरकारी तौर पर हमारे सामने रोजाना आते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि आज मामले कम हो गए हैं और उन आंकड़ों में ये भी दिखाया जाता है कि एक प्रकार से मौतें भी कम हो रही हैं। फिर उसके सपोर्ट में ये आंकड़ा दिया जाता है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो बहुत ही तीव्र गति के साथ चल रहा है, जो कि कई मायनों में ठीक भी है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि कोविड के जो मामले हैं उसमें उतार चढ़ाव आता है। किसी दिन वो ऊपर चले जाते हैं, किसी दिन कम हो जाते हैं अचानक से। उसी प्रकार से वैक्सीनेशन की ड्राइव भी भारत में इसी ग्राफ के अनुसार ही चल रही है। कभी ऊपर आती है, कभी अचानक से नीचे आ जाती है, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे। लेकिन औसत अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो हमारे देश में पिछले एक सप्ताह से कहिए, यूं कहिए कि 21 तारीख से जब ये महाअभियान की शुरुआत हुई थी, जब केंद्र ने 75% वैक्सीनेशन को अपने अंदर टेक ओवर कर लिया था, तो उसके बाद से रोजाना आप ये मानकर चलिए कि 40 से 50 लाख टीके देश में रोजाना लग रहे हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों केसेस की, तो रोजाना अभी 50,000 से कम केसेस आ रहे हैं पिछले एक सप्ताह से, और मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है कंपैरेटिवली जितना हमने मई के अंत में देखा था। लेकिन इस बीच दोस्तों जहां कहीं पर मैं एक बार परसेप्शन की होती है, और परसेप्शन की बात ये होती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको किसी देश में इतने आंकड़े अगर आ जाए तो वहां पर लॉकडाउन लग जाता है। लेकिन हमारे देश में ये अद्वितीय स्थिति है कि यहाँ पर अगर 40,000 43,000 केसेस आ रहे हैं, जैसे पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 43,000 केसेस आए, उससे एक दिन पहले इससे कम आए थे। तो अगर 43,000 केसेस किसी देश में आते तो शायद वहां पर पाबंदियां लग जाती, पश्चिम का कोई देश होता तो। लेकिन हमारे देश में इसे ढलान कहा जा रहा है। हमारे देश में कहा जा रहा है कि सेकंड जो वेव थी वो कम हो गई है, वीक हो गई है। बहरहाल ये तो सारा का सारा परसेप्शन है, जैसा वो लोग कह रहे हैं आप उन्हीं की बात मानिए, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पर एक बात मानने वाली ये है दोस्तों कि अभी कुछ खबरें सामने आई जिसमें जैसे जैसे मामले कम हुए, जैसे जैसे लगातार एक गिरावट दर्ज हुई मामलों में, उसके बाद से जो भारत के पर्वतीय राज्य हैं, मसलन हिमाचल प्रदेश, मसलन उत्तराखंड, यहां पर जो हिल स्टेशंस मौजूद हैं, जैसे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मसूरी है, नैनीताल है, देहरादून भी है, या फिर अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां पर मनाली है, धर्मशाला है, डलहौजी है, शिमला है। तो यहां पर ये जो हिल स्टेशंस हैं मुख्य रूप से उत्तर भारत में, तो यहां पर जो उत्तर भारत के ही जो अन्य राज्य हैं, या फिर पश्चिम भारत के जो अन्य राज्य हैं, मध्य भारत के जो अन्य राज्य हैं, यहां से जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, वो लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इन पर्वतीय राज्यों में पहुंच रहे हैं। अब जिस प्रकार से आप जानते हैं दोस्तों कि हर सिक्के के या एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका एक पहलू तो यह है कि भाई जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत बड़ी हानि पहुंची थी, कि जिस प्रकार से इनफैक्ट सारे सेक्टर्स को ही पहुंची थी, लेकिन पर्यटन का जो क्षेत्र था वो भी सर्वाधिक तौर पर प्रभावित हुआ था। उस श्रेणी में वो भी आता था जो प्रभावित हुए हैं। तो यहां पर सिक्के का एक पहलू तो यह है कि जिस प्रकार से सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ये जो कारोबार है पर्यटन का, चाहे होटल्स का हो, चाहे वहां पर जो लोकल शॉपकीपर्स हो, या फिर जो लोकल वहां के जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पर घोड़े चलते हैं, तो जो घोड़ा चालक होते हैं, अश्व धावक जो होते हैं, उनके कारोबार में भी वृद्धि हुई है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। सिक्के का एक पहलू यह है कि इससे पर्यटन का जो क्षेत्र है उसको एक प्रकार से फिर से रिकवरी के दौर में वो उसकी वापसी होगी। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है दोस्तों, दूसरा पहलू सबसे ज्यादा खतरनाक पहलू है, और यह पक्ष दरअसल ये है दोस्तों कि इससे, चूंकि अगर आप वो तस्वीरें देखेंगे, अगर आप वो वीडियोस देखेंगे जो कि वायरल हैं, आप उनमें पाएंगे कि चाहे मनाली हो, चाहे शिमला हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे देहरादून हो, चाहे कोई भी पर्वतीय राज्य का कोई भी हिल स्टेशन हो, वहां पर लोगों ने मास्क उतार रखा है, और जिन्होंने चढ़ा रखा है तो उन्होंने
एक नॉर्म का पालन किया तो दूसरे नॉर्म का उल्लंघन कर दिया है। दूसरे नियम का उल्लंघन इस प्रकार से किया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही भूल गए। और वहां के जो बाजार हैं, वहां के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो खूबसूरत जो वहां के नज़ारे हैं, जो जितने भी वहां पर स्थल हैं, जो भी वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और भीड़ का आलम यह है दोस्तों कि जो हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, वहां पर लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, ट्रैफिक जैम्स लगे हुए हैं। पुलिस और जो सरकारी महकमे के लोग हैं दोस्तों, उनसे भी ये नियंत्रण में नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, अगर एक इलाके में या एक शहर में अगर हजारों गाड़ियां पहुंच जाएंगी तो जो गिनती के हमारे पास सरकारी मुलाजिम होते हैं या जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, पुलिस के अधिकारी होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, वो कितना नियंत्रण कर लेंगे। तो यहां पर सबसे अहम बात यह है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की निजी जीवन पर किसी के भी मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। वो स्वतंत्र है, वो हमारे देश का नागरिक है, वो कहीं पर भी जाए, उनका पैसा है, उनका परिवार है, जहां भी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किन परिस्थितियों में जा रहे हैं और आप किस वक्त जा रहे हैं। इस समय जो वक्त है वो वक्त मुनासिब नहीं है। ये परिस्थितियां, ये जो समय है, ये अनुकूल नहीं है कि कहीं पर भी इस प्रकार से घूमने जाया जाए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है दोस्तों कि जो भी लोग इस समय घर पर हैं अपने, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो तमाम लोग हैं दोस्तों, ये एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। सेवा इस रूप में कर रहे हैं कि जा तो कोई भी सकता है, सक्षम हर कोई होता है, या यूं कहिए कि जो सक्षम है वो जा सकता है। लेकिन अगर एक प्रकार से इस समय जाएंगे जब वक्त नहीं है सही, तो ये और लोगों के भीतर भी क्रोध को पैदा करता है कि आप जब वहां पर जाकर मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क के, वो भी बिना किसी फिजिकल डिस्टेंसिंग के, तो फिर ये आप किसको खतरे में डाल रहे हैं? आप अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं जो वहां पर सैलानी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, और उन लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं जो वहां के बाशिंदे हैं, या अगर ये लोग वापस आएंगे तो अपने परिवार वालों को भी खतरे में डालेंगे। मसलन आपको दोस्तों एक मैं बात बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा मसला है, इसको मैं अगर बताऊं कि हिल स्टेशन पर जो लगातार भीड़ बढ़ रही है, तो इसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में भी एक अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र जारी किया, एक याचिका उसमें दाखिल की है। और उसमें कहा गया है कि एक प्रकार से जो कोविड के प्रोटोकॉल्स है उनको रेगुलराइज किया जाए दोबारा से, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये लोगों को अपने आप से समझना होगा कि अगर हम पुलिस वालों पर निर्भर रहेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर रहेंगे जो सरकारी होगा और वो जब कह देगा तब हम सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे, तो फिर तो ये कोविड की जो जंग है, जो भारत हम सब लड़ रहे हैं भारतीय मिलकर, ये इसमें हम हार जाएंगे। सबसे अहम चीज होती है दोस्तों संक्रमण के चक्र को तोड़ना, और संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए, उस चेन को ब्रेक करने के लिए हमें उन लोगों की चेन को ब्रेक करना होगा जो लापरवाही करते हैं, जो लगातार स्वतंत्रता इस प्रकार से मनाते हैं जैसे कोविड चला गया हो, जबकि ये जो पाबंदियों में ढील दी गई है, मसलन अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट और ई पास जैसी जो तमाम अनिवार्यता थी पहले, उसको हटा लिया गया, तो लिहाजा बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर पहुंच गए। ऊपर से गर्मी भी हो रही है, आप जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये रूल्स हटाए गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सभी भारी संख्या में पहुंच जाए। अब इसमें प्रशासन क्या कर सकता है कि वो सीमित कर सकता है, वो सुनिश्चित कर सकता है या निश्चित सीमा एक कर सकता है कि भाई इस संख्या के बाहर लोग नहीं आ सकते, तो ज्यादा से ज्यादा ये एक अच्छा कदम होगा और ये ठीक भी लग रहा है। लेकिन उससे भी पहले लोगों को ये बात समझनी होगी कि अभी हम इस समय ना जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा खतरा आपके ऊपर है, और आप भी देश के नागरिक हैं, और जब आप पर खतरा होगा तो फिर देश के नागरिकों को पर भी खतरा होगा और देश पर भी खतरा होगा। दोस्तों इन दिनों बात हो रही है तीसरी वेव को लेकर, तो तीसरी वेव को लेकर एक एसबीआई की रिसर्च आई है। वैसे तो आप रोजाना कमोबेश देखते रहते होंगे कि आज यहां ने रिसर्च किया, आज फलां ने रिसर्च किया, और उसने कहा कि इस महीने आएगी, इस महीने आएगी, इतनी तीव्र होगी, तो ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आती रहती है। लेकिन एसबीआई की जो एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, हाल ही में आई है, वो उसमें ये कहा गया है दोस्तों, उसमें कुछ प्रमुख हाईलाइट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले उसमें कहा गया है कि जो सेकेंड वेव है उसका जो पीक था दोस्तों वो था उसका जो पीक था, मतलब जो सेकेंड वेव का पीक था, वो उसमें लिखा गया है कि 7 मई 2021 का था। उसमें यह भी कहा गया दोस्तों कि जो ये पीक था सेकेंड वेव का, दूसरी लहर का, उसमें जितने मामले आए थे उससे भी 1.7 गुना ज्यादा मामले आएंगे तीसरी वेव की पीक पर, यानी उससे ज्यादा मामले आएंगे दोस्तों, करीब करीब 2 गुना मामले सामने आएंगे इसकी पीक पर जब थर्ड वेव आएगी। ये एसबीआई की रिसर्च में
उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। इसके अलावा दोस्तों उसमें यह भी बात कही गई कि जुलाई के दूसरे हफ्ते से 10,000 केसेस रोजाना रिपोर्ट होंगे, लेकिन अगस्त में 21 अगस्त से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे और फिर इसके बाद जो इसका ग्राफ है वो जब पीक पे पहुंचेगा तो वो महीना होगा सितंबर का। यानी अगस्त और सितंबर बहुत ज्यादा खतरे की घंटी लेकर हमारे सामने आ गए हैं। खतरे की घंटी इन दोनों महीनों ने बजा दी है और एक प्रकार से अगर ये लापरवाही नहीं रुकी तो फिर वैसे ही दृश्य आपको फिर से दिखाई दे सकते हैं जैसे हमने दूसरी वेव के दौरान देखे थे। हालांकि उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भाई मौतों का आंकड़ा कम होगा लेकिन संक्रमित ज्यादा लोग होंगे। और दुनिया के तमाम देशों में जो बड़े बड़े देश हैं वहां पर भी तीसरी वेव आई है और उसने कहर मचाया है। और भारत के अगर मैं वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिहाज से बात करूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है, एकमात्र इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आप सही तरीके से और तीव्र गति के साथ वैक्सीनेशन करते हैं तो ही ये कंट्रोल में आ सकती है। तो वैक्सीनेशन को भी लेकर मैं आपको बताता हूं, चूंकि आप जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, 135 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में रहते हैं। उनमें से करीब 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग गई है, जो कि लगभग 20% है। और जो 2 डोजेज हैं यानी जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है उनकी संख्या 5% के आसपास है, 5% से भी थोड़ा सा कम है। तो अभी इतने बड़े देश में हम 5% जनसंख्या को ही महज वैक्सीनेट कर पाए हैं। 16 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये सोचने की दृष्टि है या सोचने की जरूरत है हम लोगों को कि कैसे हमें इसे कंट्रोल में लाना है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना कर रखें। एक बात और है दोस्तों कि हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति ये हो जाती है कि जिस दिन या जिस पल हमारे यहाँ से लॉकडाउन हट जाता है वहां पर अचानक से मामले डिप हो जाते हैं और जब लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन के दौरान ही मामले नई नई ऊंचाइयां छू रहे होते हैं। इसको लेकर संशय हमेशा से रहा है। डेथ ऑडिट्स को लेकर भी संशय है। अभी कई राज्य कह रहे हैं, कई लोगों ने न्यायालय में सबमिट कराया जवाब कि हम डेथ ऑडिट कराएंगे। पिछले दिनों बिहार ने, महाराष्ट्र ने कराया भी। तो संशय हर जगह है और स्पष्टता कहीं पर भी नहीं है। स्पष्टता सिर्फ एक चीज में है कि आप वैक्सीनेट हो जाएं और साथ ही साथ आपको वैक्सीनेट होने के बावजूद भी आपको मास्क लगाकर रखना है, क्योंकि एक समय था जब लोग डबल मास्क लगा के रखते थे और आज वो समय है कि जब लोग सिंगल मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, उतनी जहमत भी नहीं उठा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के इस हिस्से के अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में ये बच्चा जो है दोस्तों, दरअसल ये धर्मशाला का है, धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और वहां पर ये बच्चा आप देखिए कि एक डंडा लेकर खड़ा हुआ है पीले रंग का, और ये वहां पर जो भी सैलानी आ रहे हैं, जो भी लोग वहां से गुजर रहे हैं, उनको ये कह रहा है कि आप मास्क पहनिए। मास्क कहाँ है आपका? लेकिन जो वो लोग पहुंच रहे हैं वो 2 चीजें कर रहे हैं, या तो इस बच्चे को नजरअंदाज कर दे रहे हैं या फिर इस बच्चे की तरफ मुस्कुरा कर चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कैसे होगा अगर एक छोटा सा बच्चा खुद भी वो मास्क लगाए लेकिन उसके पैरों में चप्पल नहीं है? ये भी एक हमारे देश का पहलू है। लेकिन वो बच्चा अगर संदेश दे सकता है तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये क्यों नहीं इस तरीके से कर सकते हैं? इसलिए हम सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, सावधान रहें, एहतियातों का दामन थाम कर रखें और अपने देश की सुरक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मजबूत रखें। तो आप ये वीडियो देखिए और इसके बाद आपको मैं अगले हिस्से में लेकर चलना चाहूंगा। दोनों को मारते हैं, दोनों को मारते हैं, दोनों बिना मारते वो मारते मार तेरा मारता तेरा मार तुम्हारा दोनों को मारना है, तेरा मार तुम्हारा दोनों को मार तुम्हारा मार। तो दोस्तों आपने ये वाली वीडियो देखी। अब इसके बाद मैं एक दुखद समाचार आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। दरअसल बॉलीवुड के महान कलाकार, महान अदाकार, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब, जिनका असली नाम यूसुफ खान था, उनका निधन हो गया दोस्तों आज सुबह। और मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से वो एक बीमारी से ग्रस्त थे और आज उन्होंने 98 वर्ष की आयु में आज अंतिम सांस ली। दिलीप साहब को दोस्तों ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था।
देश दुनिया में उनके करोड़ों दीवाने थे, करोड़ों दिलों पर उन्होंने राज किया अपने दिलकश अदा से, अपनी सुंदर जो उनकी अभिनय की स्टाइल थी उससे, उस शैली से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दिलीप कुमार साहब को भी, स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और दिलीप साहब के जाने के बाद से एक प्रकार से बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा युग समाप्त हुआ है। तो एक युग की तरह थे वो, और आज वो हम सब के बीच नहीं है, इस दुनिया को वो छोड़ के चले गए हैं। लेकिन उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग हमारे साथ हमेशा रहेगी, वो हम सब के लिए धरोहर की तरह है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज भारत के पूर्व कप्तान, और मेरे हिसाब से शायद वो हमेशा ही कप्तान रहेंगे, चाहे वो रिटायर हो जाएं तो भी, महेंद्र सिंह धोनी। उनका आज 40वां जन्मदिन है, आज उनका सालगिरह है, उनकी 40वीं बर्थडे है उनका। और महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफीज को जीता है, तीनों बड़े टूर्नामेंट्स को जीता है, एकमात्र ऐसे कप्तान है। उन्हीं के एरा में, उन्हीं के जब वो कप्तान थे, तब भारत ने 28 वर्षों के बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर का। उन्हीं की कप्तानी में आपको याद होगा कि भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने पहला इनॉग्रल 2007 का जो वर्ल्ड T20 था वो भी दक्षिण अफ्रीका में जीता था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही भारतीय टीम 2009 में टेस्ट फॉर्मेट में, इस पूरे के पूरे प्रारूप में प्रथम स्थान पर आई थी। तो महेंद्र सिंह धोनी एक लाजवाब कप्तान, एक बेहतरीन फिनिशर और एक शानदार विकेट कीपर थे। तो उनकी आज जन्मदिवस है, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं उन्हें देना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बड़ी खबर और है। वो खबर ये है दोस्तों, जिस पर नजर मेरी लगातार बरकरार है, और इस पर एक विस्तृत वीडियो मैं कल आपके सामने लेकर आऊंगा। यह है दरअसल दोस्तों मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला कैबिनेट का एक्सपेंशन है, और इसमें बहुत सारे लोगों पर नजर रहेगी। कई सारे लोगों का हो सकता है कि डिमोशन हो जाए, कई सारे लोगों को प्रमोशन मिल जाए, कई युवा चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जातिगत समीकरणों को भी साधा जाएगा, पढ़े लिखे उच्च शिक्षा प्राप्त वाले लोगों को भी इसमें साधा जाएगा, और उन राज्यों को भी साधा जाएगा जो कि विधानसभा में अगले बरस जाने वाले हैं। विपक्ष की जहां पर सरकारें हैं उन्हें भी साधा जा सकता है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लेंगे शपथ, और मोदी सरकार का ये जो एक्सपेंशन है ये आज शाम 6 बजे होगा। और सुबह से ही आवास पर उनकी बैठक चल रही है। जिन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा उनके वो तमाम प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। इसको लेकर कि किसे कौन सा विभाग दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है, किसका कद घटाया गया है, किसका बढ़ाया गया है, इसको लेकर सब मैं आपके सामने कल लेकर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।